हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने आपके साथ जो रूल्स हैं जो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था और काफी हद तक डिटेल में देख लिया है हमने क्या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग को, उसकी एप्लीकेशंस देख ली हैं कि किस तरीके से आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके पास यहाँ पे स्प्लिट करते हैं एक दूसरे के सिग्नल को। तो मुझे लगता है वो काफी है आपके लिए उसके मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने करना है अभी आपके पास वो करना है कपलिंग कांस्टेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि आज हम करने वाले हैं कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। ये आपके पास जो बेसिक्स है एनएमआर का, जो आपके पास बेसिक्स है उनका जो लास्ट आपके पास जो ये है कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट है, ठीक है। एनएमआर का जो लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है, ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट। उसके बाद हम आगे जो है सब कुछ डेल्टा वैल्यूज एंड जे वैल्यूज देखेंगे, मतलब आपके पास कपलिंग कांस्टेंट के बारे में देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कैसे आपके स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, वेरियस कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो अब आपके पास चलिए कपलिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, जे वैल्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में आपके पास जो कपलिंग कांस्टेंट है वो आपके पास किससे रिप्रेजेंट होता है, जे से। उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो आप, जे सिंबल से। अगर आप नोटिस करेंगे जो आपके पास 9th वीडियो है या 9th लेक्चर है उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक कंसेप्ट बताया था क्या, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का। और मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटॉन जो आपका केमिकली डिफरेंट है वो दूसरे के सिग्नल को अफेक्ट कर सकता है, उसकी जो स्पिन स्टेट है वो दूसरे की स्पिन स्टेट के साथ क्या कर सकती है, इंटरैक्ट कर सकती है, और इस इंटरेक्शन की वजह से आपके पास जो सिग्नल है वो क्या कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है। तो वहां पे अगर आपके पास ये जो स्प्लिटिंग हुई है, अगर हमने इस स्प्लिटिंग को देखा तो हमने कहा कि देयर आर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पीक्स। मैंने आपको सिर्फ वहां पे क्वालिटेटिव आइडिया दिया था कि आपके पास ये जो पीक्स बन गई, ठीक है, वो कैसे बनी। मैंने आपके बारे में इन पीक्स के बारे में कुछ नहीं कहा था कि उनका जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा। तो अब आपके पास जो इस लेक्चर में हमने देखना है क्वांटिटेटिव आइडिया, जो आपके पास पीक्स वहां पे बनी है उसमें आपके पास जो क्वांटिटेटिव आइडिया लेना है कि जो पीक्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। और आपको मैं बता दूं कि आपका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो आपको क्या देता है, यही देता है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पीक्स, ठीक है, इनसाइड द मल्टीप्लेट। अगर कोई मल्टीप्लेट आपके पास है तो उसमें जो डिस्टेंस है, जो आपके पास अलग अलग पीक्स आ रही हैं उन दोनों का जो डिफरेंस होगा या उन पीक्स का जो डिस्टेंस होगा एक दूसरे से साथ, उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, इट इज क्या, कपलिंग कांस्टेंट से। तो मैंने आपको इतना सा बता दिया कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और आगे इसको लेके जाते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट एक्चुअल में निकालते कैसे हैं, और अगर आपने इसको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने कपलिंग कांस्टेंट के बारे में थोड़ा और आइडिया लेना है तो इट इज बेटर कि आप थोड़ा पहले एक जो स्पेक्ट्रम का जो है, जो आपका एनएमआर का जो स्पेक्ट्रम है उसका जो ग्राफ है उसको थोड़ा ढंग से देख लें। देखिए मैं एक 60 मेगाहर्ट्ज पे एक ब्लैंक स्पेक्ट्रम ले रहा हूं जिसमें आपके पास अभी कोई मैंने डेल्टा वैल्यू नहीं ली है। उस स्पेक्ट्रम के ऊपर मैंने क्या करना है, प्लॉट्स करने हैं, और प्लॉट क्या करने हैं, किसके प्लॉट करूंगा मैं यहाँ पे, दैट इज डेल्टा वैल्यूज को निकालूंगा, ठीक है। आपने ध्यान रखना कि जो आपके पास मैं पिक्चर अभी आपके पास दे रहा हूं स्पेक्ट्रम के लिए, ब्लैंक स्पेक्ट्रम के लिए, ब्लैंक आपके पास जो एनएमआर का जो ये है डेटा है, ठीक है, आपके पास जो पिक्चर है, जो स्पेक्ट्रा है, ठीक है, वो आपके पास एग्जैक्ट एनएमआर की पिक्चर होती है, जैसे कि आपके पास मतलब जो ग्राफ होता है जिसपे हम प्लॉट करते हैं क्या, एनएमआर की एब्जॉर्प्शन पीक्स, वो आपके पास एग्जैक्ट रहेगा। हो सकता है आपके पास पिछले कुछ ग्राफ्स में कुछ मिस्टेक हो तो अलग बात है, लेकिन आपके पास अभी जो मैं आपके पास बता रहा हूं कि आपके पास इस तरीके से रहने वाला है। तो अब आपके पास अगर मैं इस पिक्चर में देखूंगा तो आपके पास देखिए मैंने आपके पास 10 तक ये पीपीएम की वैल्यूज यहाँ पे बताई है, और अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने 0 to 1 जो पीपीएम बताया है उसमें जो नंबर ऑफ डिविजन्स बताए हैं वो कितने बताए हैं वो आपने फाइंड आउट करना है। आई थिंक आपको शायद मुश्किल होगी इसमें फाइंड आउट करने में कि कितने आपके पास डिवीजन है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करने से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ तो आप देखिए आपके पास कितने यहाँ पे डिविजन्स आए हैं।
एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे जो डिविजन्स आए कितने आए, टोटल 12 डिविजन्स आए। इसका मतलब 0 to 1 ppm एट 60 मेगाहर्ट्ज की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम 0 to 1 ppm की बात करूंगा तो उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आते हैं, 12 डिविजन्स आते हैं। आपको याद रखना है कि जो J वैल्यू है वो भी आपके पास उसी तरीके से एक्सप्रेस होती है और इसी आपके पास स्पेक्ट्रम पे हम क्या करते हैं, निकालते हैं, जिस पे हम क्या करते हैं, डेल्टा वैल्यूज निकालते हैं। तो वैसे ही मैं ये यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि आपके पास 0 to 1 ppm के बीच में देयर आर टोटल 12 डिविजन्स, और आपको याद रखना है कि 0 to 1 ppm के बीच में जो डिस्टेंस जो आपके पास होता है दैट इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज। ओके, अगर आपके पास ये 60 हर्ट्ज के बराबर है, आपको पता है देयर आर 12 डिवीजन, तो मींस टू से 12 डिविजन्स आर इक्विवेलेंट टू कितने, 60 हर्ट्ज के बराबर है। अब आप मुझे निकाल के बता सकते हैं कि 1 डिवीजन कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डिवीजन 1 डिवीजन किसके बराबर ले लूंगा, तो आपके पास 1 डिवीजन किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू क्या, 60 डिवाइड बाय कितने, 12। तो मतलब कि 1 डिवीजन किसके बराबर आएगा, 5 हर्ट्ज के बराबर आएगा, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास 1 डिवीजन की वैल्यू है किसके बराबर, 5 हर्ट्ज के बराबर है, ठीक है। अब मुझे पीक्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अगर आपने लेक्चर जो है, जो स्पिन स्प्लिटिंग का जो लेक्चर है या 9th लेक्चर जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वहां पे मैंने इथाइल का आपके पास डिस्कशन की है कि इथाइल जो है वो क्या करेगा, एक दूसरे के जो स्पेक्ट्रम की में जो आपके पास पीक्स आ रही है उनको स्प्लिट करता है। तो अगर इन पीक्स का जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम में देखूं, वो मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने डिवीजन से वहां पे डिस्टेंस आ रहा है। तो इथाइल, और यहाँ पे मैं बात कर रहा था इथाइल ग्रुप, तो उसमें एक मिथाइल जो प्रोटॉन है वो है, और दूसरा क्या है आपके पास, मिथाइलिन प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो CH2 मिथाइलिन, अब आपके पास और दूसरा CH3 मिथाइल प्रोटॉन्स है। अगर आपके पास ये दो तरीके के प्रोटॉन्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आता है बिटवीन टू एडजेसेंट पीक्स वो कितना आता है, 1.5 डिवीजन। कितना डिस्टेंस आता है आपके पास, 1.5 डिवीजन का डिस्टेंस आता है। आपको मैंने कह दिया है कि 1 डिवीजन किसके बराबर है, 5 हर्ट्ज के बराबर है। तो 1.5 डिवीजन किसके बराबर होंगे, दैट इज इक्वल टू 1.5 डिवीजन किसके बराबर होंगे, मतलब कि अब आपके पास क्या होगा, 1.5 into 5 मतलब कि 7.5, कितना आ जाएगा आपके पास, 7.5 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है कि अब हमने जो J वैल्यू निकाली वो किसके थ्रू निकाली, इस जो आपका स्पेक्ट्रम है उसमें जो आपके पास डिविजन्स का डिस्टेंस आया बीच किसमें, पीक्स के बीच में, उसके थ्रू हमने ये J वैल्यू निकाली है, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो J वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा सेम रहती है। सेम मतलब आपके पास ज्यादा से ज्यादा कुछ मतलब पॉइंट्स का डिस्टेंस रहता है, स्पेशली मिथाइल और मिथाइलिन प्रोटॉन की बात करता हूं। अगर मैं J वैल्यू की रेंज की बात करूं तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 हर्ट्ज, थोड़ी बहुत आगे पीछे चली जाए अलग बात है, लेकिन 7 to 8 हर्ट्ज के बीच में यहाँ पे J वैल्यू आती है, किसके लिए, मिथाइल और मिथाइल लीन जो प्रोटॉन है उनकी इंटरेक्शंस के लिए, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो J वैल्यू है, जो आपके पास कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7.5 हर्ट्ज। अब आपको मैं एक और चीज बतानी है, तो उसको थोड़ा आपने ध्यान रखना है, एक्चुअल में उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास में 60 मेगाहर्ट्ज पे इसी स्पेक्ट्रम की बात करता हूं और J वैल्यू की बात करता हूं, तो आपके पास, और यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज या 300 मेगाहर्ट्ज पे जाता हूं, तो आपके पास J वैल्यू हमेशा सेम आती है। इस बात को आपने ध्यान रखना, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि अभी आपके पास 60 मेगाहर्ट्ज पे जो आपके पास J वैल्यू है वो उतनी ही रहती है जितनी आपके पास 100 हर्ट्ज पे रहेगी, या जितनी आपके पास 300 हर्ट्ज पे रहेगी, ठीक है। जिस डिस्टेंस आपके पास फर्क ये होता है कि आपके पास कुछ नहीं है कि वो जो स्पेक्ट्रम है वो आपके पास ज्यादा रेंज तक वो क्या होता है, स्प्रेड किया होता है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं बात करूं जो J वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो J वैल्यू एक्चुअल में दे क्या रहा है, आपके पास क्वांटिटेटिव आइडिया दे रहा है आपको, किस चीज का, जो एक्सटेंट है किसका, इंटरेक्शन है, जो एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ क्या, डिफरेंट न्यूक्लियर स्पिन्स है। मतलब आपके पास कितने अच्छे तरीके से वो क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो आपके पास जितनी अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर रही है उसी हिसाब से आपके पास क्या आएगी, J की वैल्यू आएगी। तो मतलब J वैल्यू जो है वो आइडिया देता है आपके पास क्या, कि जो कपलिंग हो रही है या इंटरेक्शन हो रही है जो नेबरिंग प्रोटॉन्स है उनकी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट है,
इसमें जो जे मतलब कपलिंग कांस्टेंट की बात करता हूं तो बेसिकली अगर मैं एनएमआर देखूं कौन सा 1H एनएमआर, तो उसमें बेसिकली हम ज्यादा जो है वो आपके पास 3 बॉन्ड कपलिंग की बात करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3J। उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 3J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दैट रिप्रेजेंट क्या, 3 बॉन्ड कपलिंग कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। समटाइम्स आपके पास यहाँ पे दैट इज 2 बॉन्ड कपलिंग कांस्टेंट भी आ सकता है, दैट इज J के ऊपर क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे, तो 2 बॉन्ड कपलिंग कांस्टेंट भी आ सकता है। और आपके पास यहाँ पे समटाइम 4 बॉन्ड कपलिंग कांस्टेंट्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, दैट आर रेयर। जो आपके पास स्पेशली हम एलाइलिक प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो वहां पे आपके पास थोड़ा सा देख सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट। मोस्टली आप किसकी बात करेंगे, 3 बॉन्ड कपलिंग कांस्टेंट्स की ही बात करने वाले हैं। तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने जो आपको इतना बता दिया, इसको थोड़ा और आगे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया 3-4 तरीके की कपलिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल में आपको बताने हैं कि कपलिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या आती है। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो कपलिंग कांस्टेंट, जैसे आपके पास डेल्टा वैल्यूज आ रही थी स्पेसिफिक प्रोटॉन्स के लिए, वैसे ही आपके पास कपलिंग कांस्टेंट्स की भी वैल्यू आती है किसके लिए, स्पेसिफिक प्रोटॉन्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो आपके पास मैंने बोला मिथाइल, और अगर मिथाइलिन दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आपके पास 7 to 8 हर्ट्ज तक इसकी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 7 to 8 हर्ट्ज, जो बताएगा आपके पास की क्या है। यहाँ पे जो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है उसके अराउंड जो हाइड्रोजन है उनकी इंटरेक्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन्स की। और दूसरी बात अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं तो फॉर एग्जांपल दैट इज आपके पास सिस फॉर्म है, तेरा ट्रांस फॉर्म है। तो जो सिस फॉर्म है उसमें जो वैल्यू आपके पास आती है कपलिंग कांस्टेंट की, वो कितनी आ सकती है यहाँ पे, दैट इज 6 to 15 हर्ट्ज। तो 6 to 15 हर्ट्ज वहां पे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो मतलब अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है ये कि क्या कि 6 to 15 हर्ट्ज तक मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है किसके लिए, सिस फॉर्म के लिए। अब ट्रांस के लिए बोलूं तो 11 to 18 हर्ट्ज, ठीक है। कितनी आ सकती है, 11 to 18 हर्ट्ज। मैं सभी वैल्यूज नहीं डिस्कस करूंगा, अभी थोड़ी सी डिस्कस कर रहा हूं, वो आपने देख लेना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जे वैल्यू से भी मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअल में कौन से प्रोटॉन वहां पे हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास तीसरा यहाँ पे अगला जो मैं नेक्स्ट देखता हूँ, ठीक है। अगर आप सिस और ट्रांस देख लिया तो बेंजीन में भी आपके पास ऑर्थो, पैरा एंड मेटा बन सकता है। तो अगर ऑर्थो पोजीशंस होती हैं तो इन दैट केस आपके पास जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपके पास कितनी लाई कर सकती है, आई थिंक 6 to 11 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। इतनी आपके पास वैल्यू आ सकती है। और आपके पास अगर मैं इतनी बोल रहा हूं तो जो दूसरी है आपके पास दैट इज मेटा के लिए, ठीक है। आपके पास ऑर्थो के लिए 6 to 11 कह दिया मैंने, और जो मेटा है उसके लिए आपके पास जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है कितनी, 2 to 3 हर्ट्ज। और आपके पास अगर आपके पास पैरा है तो दैट इज 0 to 1 हर्ट्ज। तो मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे रहा है आपको किसके लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के लिए, कि अगर वो सिस होगा तो कौन सी वैल्यू आएगी, ट्रांस होगा तो कौन सी आएगी, ऑर्थो होगा तो कौन सी आएगी, या आपके पास कौन सी इंटरेक्शन वहां पे हो रही है। तो ये था आपके पास क्या, कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या कपलिंग कांस्टेंट आपको और हेल्प करता है किसके बारे में बताने में, वो बताने में हेल्प करता है आपको किसके बारे में, स्पेक्ट्रम, कि कौन सा स्पेक्ट्रम वहां पे, सॉरी स्केलेटन के बारे में, कौन सा, कि आपके पास जो कार्बन का जो स्केलेटन है वो कैसे जैसे है। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, देखिए आपके पास यहाँ पे मैंने स्पेक्ट्रम बताए हैं, ठीक है। और ये जो स्पेक्ट्रम आपके पास दिए हैं इनमें जो आपके पास जो जे वैल्यूज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट दी, ठीक है। देयर आर ए प्रोटॉन लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 3-4 टाइप के प्रोटॉन्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, और उनकी जो पीक्स हैं वो टूट रही हैं किसमें, मल्टीप्लेक्स पे टूट रही हैं। मतलब कि आपके पास अलग अलग पीक्स वहां पे बना रहे हैं। अब आपके पास अलग अलग पीक्स बना रहे हैं तो देखिए कुछ एक जो आपके पास जे वैल्यूज हैं वो सेम है, कुछ एक डिफरेंट है। तो जो जे वैल्यू बिल्कुल सेम है उसको आपने समझ आना है कि वो एक दूसरे के क्या है, नेबर्स है। वो क्या है, एक दूसरे के नेबर्स। तो मतलब कि देखिए यहाँ पे अगर मैं 7.5 हर्ट्ज यहाँ पे बता रहा हूँ तो 7 हर्ट्ज दूसरी जो भी आपके पास वैल्यू है, तो इसका मतलब समझिए कि उसके इमीडिएट मोइटी आपके पास नेबरिंग पोजीशन पे आपके पास क्या है, सेकंड कार्बन है जिसके ऊपर क्या है आपके पास हाइड्रोजन है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, क्लोज है, एक दूसरे से बॉन्डेड है। तो यहाँ से आपके पास कपलिंग कांस्टेंट से आपको क्लियरली पता चल जाएगा एक दूसरे के क्लोजर एनवायरनमेंट में कौन है, एक दूसरे के नेबर्स कौन है।
तो जे वैल्यू आपको हेल्प करता है क्या फाइंड आउट करने में, नेबर्स। तो ये था आपके लिए आज के लिए, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में नेबर्स के बारे में, ठीक है। मोस्टली आप एक्चुअल में इसमें स्केलेटन का फाइंड आउट करेंगे। और दूसरी बात, आपको थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है कि सिस ट्रांस फॉर्म में कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, या आपके पास कौन सी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया हो कि जो मैंने आपको कहा। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं विद एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर, जिसको हम अप्लाई करेंगे वेरियस कंपाउंड्स के लिए। और मैं एक आपके साथ टेबल शेयर करूंगा, उस टेबल को आपने लर्न करना है, और जैसे ही आप उसको लर्न कर लेंगे आप एनएमआर सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे। तो होप सो आपको समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।